नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं उपचुनावों में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी पर बात करूंगा और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा आज लखनऊ आ चुके हैं शायद, और मीटिंग शुरू हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, और उस पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह से इस हार का बदला लिया जाए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, 10 सीटों पर होने, उसकी तैयारी का भी शायद कोई एजेंडा रखा जा रहा है। बाकी इस समय भारतीय जनता पार्टी में जो भीतर तौर पर घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर के सबसे पहले ये चर्चा ज़रूरी है। प्रतापगढ़ के जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं मोती सिंह और बलिया के विधायक हैं मिश्रा जी, उनके जो बयान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरह से जो भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है, और उन्होंने क्लियर कट सारी चीज़ें सामने रखी हैं। और वो मैं समझता हूँ इन दोनों बड़े नेता हैं, वो विधायक हैं और ये पूर्व मिनिस्टर हैं, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भारी खींचतान है। और ये भी एक मामला है कि अब क्या नरेंद्र मोदी का जादू ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कई पत्रकार, कई समीक्षक दिल्ली में बैठ कर के इस तरह की चर्चाएं अब करने लगे हैं। लोगों में बाकायदे ये बात फैल चुकी है कि अब जो मोदी के नेतृत्व में जो चुनाव की बात थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। मोदी के चेहरे पर अब कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि ये जो 13 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं पूरे देश में 7 राज्यों में, उनमें से केवल मात्र 2 सीटें जीत पाई हैं। एक तो सीट शायद हमीरपुर की है, जिसमें पूर्व हमारे जो सांसद हैं इस समय भारत सरकार के, उनकी छोड़ी हुई सीट है शायद, उनका गढ़ है वहाँ पर, हमीरपुर से ही वो सांसद हैं। और एक सीट मध्य प्रदेश की है, तो जहाँ सरकार है उनकी ये वजह, तो वहाँ कोई किसी का योगदान साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। समीक्षक कह रहे हैं कि मोहन यादव का जलवा रहा, इस वजह से वो सीट जीत ली। और जो कमलनाथ का ढलान है, कमलनाथ की पॉलिटिक्स ख़त्म हो रही है, इसकी वजह से भी वो सीट जीती हुई है। दूसरा, इधर ये जो हिमाचल की सीट है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले वो सीट जो है वहाँ जो पूर्व मंत्री हैं हमारे प्रसारण सूचना मंत्री, उनके कार्यक्षेत्र है वो, तो वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये सुनने में आ रहा है कि लखनऊ का जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ लगभग 3000 के आसपास पार्टी कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। उनमें जो मैं आपको बता दूं, प्रदेश कार्यकारिणी के लगभग 300 के आसपास कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो हैं। उसके अलावा पूरे प्रदेश के नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर, इनको ही बुलाया गया है। और प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और उनके जिला महामंत्री और जिला शहर महामंत्री, प्रवक्ता, इस तरह के सारे लोगों से बाकायदे बुला करके अब ये समीक्षा हो रही है कि आखिरकार 75 से हम 33 पर कैसे पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन की हैं। और उसके बाद जहाँ जहाँ भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जगह जगह कार्यकारिणी, मंडल लेवल पर, जिला लेवल पर जो कार्यकारिणियाँ कमेटियाँ बनाई थी, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी कि हम कैसे हारे, क्या हुआ। ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी वहाँ पर होगी और ये रिपोर्टें सारी रखी जाएंगी। एक जो महत्वपूर्ण बात वो है कि जो अमित शाह के जो आदमी थे आरएसएस के, उन्होंने एक सर्वे अपना लखनऊ में जाकर के किया था, पूरी हर व्यक्ति से पूछताछ करी थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की हार इस तरह से कैसे हुई। तो आम तौर पर हुआ क्या है कि जो
आमतौर पर जैसे आम ये होता है कि जो कार्यकर्ता बोलता है वो एक तरह से उसका दर्द होता है पार्टी का, कार्यकर्ता का काम नहीं होना, उसके फ़ोन को नहीं सुना जाना, थाने चौकियों पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं, और यहाँ तक होता है कि थानेदार और चौकी इंचार्ज बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वर्तमान में, उनकी कोई सुनते नहीं और उनको दुत्कार देते हैं। पब्लिक के सामने जब इस तरह की हरकत होने लगती है, जिलाधिकारी, तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम वगैरह जहाँ भी वो अपना काम लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ जब रूखा व्यवहार होने लगता है, तब मैं समझता हूँ इस तरह की हरकत होती है कि वो पार्टी के प्रति अपना नज़रिया बदलना शुरू कर देते हैं। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी, योगी की जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, पहला कार्यकाल हुआ है, दूसरे कार्यकाल में जैसे ही योगी ने अपना सारा पूरे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बुला करके कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम से सही रहना चाहिए। अब लॉ एंड ऑर्डर सही रहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप समझते हैं कि जिलाधिकारी कानून का यदि रखवाला है तो उसे कानून का रखवाला ही होना पड़ेगा, चाहे उसमें अब कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाए, सपा का आ जाए, बसपा का आ जाए या कोई गैर पार्टी दलगत व्यक्ति आ जाए, तो वो सबके साथ व्यवहार एक जैसा करेगा, क्योंकि उसको ऊपर से निर्देश है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब साफ सुथरी रहनी चाहिए। अब बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं, लोगों को भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों को बुलाते हैं। अब ऐसे में किसी का, मान लीजिए एक कोई शिक्षक है, शिक्षक ने कोई 10-20 आदमी भेज दिए, 1,000, 2,000, 10,000 रुपये चंदा दे दिया किसी कार्यकर्ता को, फिर बदले में वो चाहेगा कि भाई मेरी जो जॉब है इस समय, मान लीजिए मैं इलाहाबाद में हूँ, मैं लखनऊ आना चाहता हूँ, मेरा फलां ये काम इधर से उधर होना है, तब स्थिति नाजुक हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति नेताजी के लिए खर्च कर रहा है और नेताजी के कहने से यदि काम नहीं हो रहा है तो वहाँ स्थिति बहुत बिगड़ती है। ये बहुत भीतर की बातें हैं। बहुत से, जैसे जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी के हाथ में हथियारों के लाइसेंस देना होता है। अब लाइसेंस के लिए मान लीजिए कोई जाता है और जिलाधिकारी उसकी बात नहीं सुनता है, तो फिर बड़ी अटपटी स्थिति पैदा होती है। आम आदमी वही जो चाहता है कि उसका काम हो तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये गिव एंड टेक का मसला होता है, आप कहीं भी चले जाइए। ये हाई लेवल पर भी है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चंदा दिया उनको सबको काम मिले हुए हैं, लेकिन वो चूँकि हाई लेवल के मसले हैं इसलिए उनके साथ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और अधिकारी भी डरते हैं, क्योंकि वो बड़े लोगों के साथ का मसला होता है। इसी तरह से अब वो बड़े लेवल पर तो उनको पता नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है, लेकिन नीचे के लेवल पर जब चौकी इंचार्ज और थानेदार कार्यकर्ता को भगा देता है और डांट देता है और उसकी खबर ले लेता है उल्टा सीधा बोल करके, तब वो जो जनता साथ जाती है कार्यकर्ता के, उसके दिमाग पर ये इम्पैक्ट पड़ता है कि ये इनका कोई धनाधोरी नहीं है और इनकी कहीं कोई चलती नहीं है। बस यहीं से ढलान शुरू हो जाता है। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अब तक नहीं समझ पाए हैं। योगी का एक सबसे बड़ा जो कारण है, किसी व्यक्ति का बुलडोजर के जरिए घर गिरा देना, ये सारी चीज़ें, ये भी एक नकारात्मक संदेश गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं शायद इस बैठक में उठने जा रही हैं, और एक जो खेमेबंदी है वो सबसे बड़ी है। प्रदेश लेवल पर मुख्यमंत्री बैठक लें और उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना आए, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हैं कि वो ऊपर से निर्देश है, ये है वो है, लेकिन ऊपर के निर्देश की वजह से नीचे जो खाई पैदा होती दिखाई दे रही है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको शायद भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं समझ पाई है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि पिछले 2014 में 282 और 2019 में 303 पाने के बाद मोदी ने जो कह दिया वही सब कुछ सत्य था। तो ये चीज़ें अब मैं समझता हूँ जनता समझ चुकी है इन चीज़ों को, कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो
जो कहती है वो करती नहीं है, वो केवल कहती रहती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बैठक में आज देखो क्या क्या होने वाला है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कार्यकर्ताओं की दुर्गति के बाद मैं एक छोटा सा उदाहरण बैकग्राउंड में लेकर के जाता हूँ। 2024 में संघ के एक पदाधिकारी हमारे मित्र हैं, हमने पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि भाई क्या पोजीशन है आप बताइए। तो उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि देखिए यादव साहब, चुनाव में मोदी और योगी यूपी में और राम मंदिर, 3 लोग हैं, 3 इशूज हैं, तीनों ही ये इशूज खुद वही उठा रहे हैं, वही कर रहे हैं। आरएसएस का इसमें कोई योगदान नहीं है, आरएसएस से मदद नहीं मांगी जा रही है। और यहाँ तक उन्होंने उस बात का भी उल्लेख किया कि जेपी नड्डा ने खुले तौर पर बयान दे करके कह दिया है कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि ये बात अब आगे आपको पता चलेगी। और वास्तव में अब हमने बात करी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमने आपसे कहा था ना कि आरएसएस इस चुनाव में कहीं नहीं है, आरएसएस का कोई कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है। ये बात, चूँकि वो हमको ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार हैं दोनों, उनमें घमंड आ चुका है। वो ये समझते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, बस अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रदेश की जनता अब हमें पूरी तरह से 80 की 80 सीटें दे देगी। दूसरा, कुछ बड़बोले बातें भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि कुछ बड़बोले नेता थे, दक्षिण भारत का एक पूर्व मिनिस्टर था, सांसद था, उसने बयान दिया कि संविधान बदला जाना चाहिए। और जो लल्लू सिंह जो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने खुद बड़े बेबाक तरीके से कह दिया कि संविधान बदला जाना है, इसलिए 400 की संख्या हमारे सांसदों की होनी चाहिए, 400 पार होना चाहिए। तो ये जो गलतियां हैं, ये गलतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी 2024 में पूरी तरह से मटियामेट हो गई। और अब उनका अभी भी आजकल हमसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि अब सारी चीज़ें ख़त्म हैं, क्योंकि जो लोग सत्ता में आ गए हैं और एक टेढ़ी मेढ़ी सरकार उन्होंने बना ली है, वो अभी भी घमंड में चूर हैं। आरएसएस को वो अभी भी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, जबकि आरएसएस एक संगठन है और वो उसकी दिनचर्या उन्होंने कहा, आप जानते हो, आप इतने वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हो, आरएसएस कभी इतना मतलब खुल कर के ना कभी किसी से बात करती है, उसे अपने संगठन की पड़ी रहती है। वो अपना संगठन, अपनी शाखाएं, उनको जो विचार है उनके, वो उनको लोगों के बीच पहुंचाती रहती है, वही उसका काम है। लेकिन वर्तमान में जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, उन्होंने कभी इस तरह की बात को सोचा नहीं कि भाई हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ जनता भी है जो हमें वोट देती है। वो तो केवल ये था कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब उन्होंने खुले रूप से नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि जब प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ, तो फिर क्या रह जाता है? तब फिर तो यही है कि भाई वो दूत हैं और उनको ये आभास था कि जनता मेरे नाम पे वोट देगी, मुझे फिर जिता करके भेजेगी। तो ये जो भ्रम पैदा हो जाता है व्यक्ति के जो सोच का जो आवरण को घेर लेता है, उसका ये फल मिला है। तो आरएसएस के लोग बड़े खुल कर के हमसे बात करते हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं हमें कोई पद नहीं चाहिए, ना हमें कोई लालसा है। लेकिन अयोध्या में भी उन्होंने कहा क्यों हारे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं है, जनता का उत्पीड़न वहाँ इतना हुआ, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, लोगों के घर तोड़ दिए गए, लोगों की ज़मीनें खरीद ली गई उल्टे सीधे भावों में, और फिर वहाँ पर इसमें पूरी ब्यूरोक्रेसी ने वहाँ पे तमाम ज़मीनें खरीदी। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो चंपत राय हैं, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है इस हार के लिए। तो फिर सारी चीज़ें सामने आती हैं। बाकी आरएसएस अपना काम कर रहा है और करता रहेगा, और उसकी अपनी एक कार्यशैली है, उससे वो कभी पीछे नहीं हटता। जिनको अपने तरीके से काम करना है करते रहें। तो आज की बैठक में मैं समझता हूँ
बहुत सारे फैसले भी लिए जाने हैं। सुनने में आ रहा है कि कई प्रदेशों के अध्यक्ष बदले जाने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी का भी नंबर है, इनको भी बदला जाना है। क्योंकि जब इनको बनाया गया था तो ये तय था कि जाट वोट मिलेगा, लेकिन उनके आने से तो जाट वोट पूरी तरह से खिसक गया। जैसे आप कैराना देख लीजिए, मुजफ्फरनगर देख लीजिए, और भी कई एक सीटें उन्होंने गिनाई, सहारनपुर देख ली। मतलब उनका कहना था कि वोट कहीं मिला ही नहीं, उनके कहने पर जहाँ जहाँ सीटें आ रही हैं उनमें कहीं उनका कोई दखल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें, भूपेंद्र चौधरी भी पूरे फेलियर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अब लोग अपनी अपनी, चूँकि खुलकर बातें होंगी वहाँ पे बैठक में सारी चीज़ें रखी जाएंगी। वहाँ नगर पंचायत का चेयरमैन कुछ कहेगा, नगर पालिका का चेयरमैन को जो अध्यक्ष होता है वो भी अपनी बात कहेगा, मेयर भी कहेगा कि पदाधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, सभासद भी कहेंगे, जो भी जिसके अपने लेवल की कहानी होगी वहाँ पर ज़रूर कही जाएगी और सुनी जाएगी। क्योंकि 3000 लोगों का जो जमघट है इस समय पार्टी कार्यालय पर, वो कोई मामूली बात नहीं है। वो गाहे बगाए वहाँ से, वहाँ नहीं कोई सुनेगा तो प्रेस में जाएगा। जैसे अनिल मिश्रा जो विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात क्लियर कट कह दी है, और वो पूरी तरह से बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि अपना रवैया या रंग नहीं बदला और इसी तरह से पॉलिटिक्स करते रहे तो मुश्किल काम है। गडकरी ने तो साफ कह दिया कि आपके अंदर वही कमियां भर आ चुकी हैं जो कांग्रेस के अंदर थी, और कांग्रेस का हाल यही हुआ 2013 में, तो आपका भी हाल यही होना है। जैसे आपने अभी 2024 की बात है, अब चूँकि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यों 10 सीटों का मामला है, ये मान के चलिए कि 2027 का एक नैरेटिव स्थापित करेगा कि किधर को जा रही है जनता। या 10 सीटों में से मैं समझता हूँ अखिलेश और राहुल गांधी की पार्टी को मिल गई, तो फिर मैं समझता हूँ कि योगी का पत्ता साफ समझो, और योगी चूँकि 2027 में किसी भी सूरत में नहीं आएंगे, क्योंकि जनता का पेट पूरी तरह से भर चुका है, पक चुका है, और वो किसी से अपनी बात कह नहीं पा रही है, लेकिन वोट के जरिए वो सारा खेल ख़त्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इस बैठक में डिस्कस होने जा रही हैं। बैठक में योगी आदित्यनाथ भी हैं, जेपी नड्डा हैं, और अभी खबरें आ रही हैं मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और ये सारे लोग हैं। लगभग 3000 से भी ऊपर कार्य समिति की बैठक में लोगों को बुलाया गया है, और वो सबसे बातें हो रही हैं, सबसे पूछा जा रहा है। खासतौर पर उन सीटों के बारे में बात की जा रही है जिन सीटों पर चुनाव हारे हैं। उसमें शायद संजीव बालियान ने भी अपनी चर्चा की है, प्रेस के सामने की है। उन्होंने, उनसे जब पूछा गया कोई सवाल तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी जो खुद की टीम है उसने मुझे धोखा दिया है। उस टीम से मतलब उसका जो क्षेत्र के जो विधायक कहे जाते हैं वो, और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा एक जो बात है सबसे बड़ी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और अमित शाह, योगी को हम उसमें शामिल नहीं करते। उनको ये लग रहा था कि 2024 का चुनाव हमें 2014 और 2019 से भी ऊपर ले जाएगा, और इसीलिए नारा दिया गया था ओवर कॉन्फिडेंस में कि 400 पार। और ऊपर तो उन्होंने देख लिया, ऊपर को वो देखते रहे, लेकिन उन्होंने नीचे नहीं देखा कि हालात क्या हैं। कई एक चीज़ें ऐसी हैं, जयंत चौधरी को भी जोड़ा गया, लेकिन उसने कोई फ़ायदा नहीं दिया। खुद की अपनी दोनों सीटें तो निकाल ली उन्होंने, लेकिन वो जो जाट वोट है, जिस जाट वोट पर वो राजनीति करते हैं, उन्होंने वो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं किया। अब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कुल मिलाकर के देखिए, इसमें एक चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हमने मंदिर बनवा दिया, सब कुछ हो गया। किसानों के साथ क्या किया, ये इसके लिए उन्होंने कभी अपने गिरेबा में नहीं झांक करके देखा। पूरे साल, 1.25 साल तक आंदोलन चलता रहा, 800-900 किसान की मृत्यु हो गई वहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, किसी ने यहाँ तक चूं तक नहीं की कि भाई ये सब चीज़ें क्या हैं। और वो कुल मिलाकर के
ये सारी चीज़ें ये हो गया कि भाई जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद जो भारतीय जनता पार्टी में पनपा है, उसकी वजह से ये सारा खेल हो रहा है। कोई काम नहीं करके, सरकार कोई काम नहीं कर रही, केवल अपना माल बेच करके दूसरों से काम करवा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सपोज करिए अमेठी एयरपोर्ट अडानी को बेच दिया गया। उस समय जब सरकार के पास था एयरपोर्ट, सिविल एविएशन के पास, तो वहाँ कोई खर्चा नहीं होता था। नॉर्मल चीज़ें जो सरकारी रेट होती है उस पर चीज़ें मिलती थी। लेकिन अडानी के वहाँ तो वहाँ कहते हैं कि खाने पीने का नाश्ता, समोसा जाने कितने कितने में मिल रहा है। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। मायावती ने आगरा और नोएडा एक्सप्रेस बनवाया। वहाँ पर जो उन्होंने ढाबे खुलवाए, उन ढाबों में ढाबे नहीं थे, वो ऐसे लगते हैं 5 स्टार होटल टाइप। तो वहाँ चाय 100 रुपये की और समोसा 50 रुपये का या शायद 100 रुपये का, इस तरह से जब चीज़ें आती हैं और जनता वहाँ रोड पे चल कर के भाई वो ये चाहती है कि जैसे बगल के ढाबे पर कोई चीज़ अच्छी सी मिल जाए, खा लेंगे, सस्ती मिल जाए, लेकिन वहाँ लूट मचा दी गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ा गलत संदेश देती हैं। इसी टाइप से अब जो अडानी अंबानी के राज में चीज़ें तो उनको मिल गई सरकारी, लेकिन जो महंगाई ने जो मार मारी है उस पर मैं समझता हूँ मोदी ने और अमित शाह ने बिल्कुल चर्चा नहीं की। अभी भी एक दूसरे की सिर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें मैं समझता हूँ कि बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को बनाया जा सकता है कि आपने प्रशासन के जरिए हमारी कोई मदद नहीं की और हम सारी सीटें हार गए। तो अब खैर उनकी भी अपनी पाड़बंदी है। वो भी ये कहने जा रहे हैं कि भाई ये सीटें हम इसलिए नहीं आ रहे, सीटें इसलिए आ रहे कि आपने मुझे पूछा ही नहीं कि हम किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। आपने बाहर के लोगों को यहाँ पर प्रत्याशी बना करके हमारे सिर पर रख दिया, जबकि वो न कार्यकर्ताओं को जानता है, न कोई मतलब है। तो जो कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है वो सबसे बड़ा हार का कारण है। अब देखिए शाम तक क्या क्या होता है इस बैठक में, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कुछ लोग मुझे छोड़ के भी जाते हैं, 2-2, 3-3 लोग सब्सक्रिप्शन छोड़ देते हैं, तो वो मेरे को पता चल जाता है कि अभी 2-3 लोगों ने छोड़ा है, इसलिए मुझे जानकारी है। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है मेरा इसको लाइक करें, उस पर कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।